जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन पिचरे हमारे ध्यान में। 108वीं गाथा चलेगी ना, पढ़ो। बहुत सीधी सच्ची गाथा है। द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है। ऐसे अभाव को अतद्भाव कहते हैं। सर्वथा अभाव को अतद्भाव नहीं कहते हैं। यानी कोई वस्तु जगत में सर्वथा अभाव रूप नहीं होती। बस इसका इसमें अभाव और इसका इसमें अभाव ऐसा ही होता है। तो द्रव्य का गुण में अभाव और गुण का द्रव्य में अभाव ऐसा नहीं। यदि हम अतद्भाव को सर्वथा अभाव रूप मानेंगे तो टीका में बताए हैं कि इसमें 3 दोष आ जाएंगे। तो उन्हें अपन पढ़ते हैं। बहुत सरल गाथा है, ज़्यादा उसमें बात है नहीं। हो सकता है अपन आज ही अगली गाथा पे भी चले जाएं। जो गाथा ही पढ़ो तो मालूम पड़ा। जम दब्बम तन्ना गुणो, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। जो भी गुणो सो न तच्चदो अत्थो, जो गुण है वो वास्तव में पदार्थ नहीं है। ये सो अतद्भावो, ऐसको अतद्भाव कहते हैं। नैव अभावोति निर्दिष्टो, सर्वथा अभाव को अतद्भाव नहीं कहते। कितनी सीधी सच्ची बात है ना। इसका अपन टीका पढ़ते हैं। एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से अभवन नहीं होना अथवा गुण का द्रव्य रूप से अभवन है वह अतद्भाव है, क्योंकि इतने से ही अन्यत्र रूप व्यवहार सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले एक पंक्ति में जो शब्द कहा है ना कि एक द्रव्य में, माने इस बात को तुम 2 द्रव्यों के बीच में घटित मन नहीं करना, क्योंकि अन्यता और अनन्यता एक द्रव्य में ही घटित होती है। एक द्रव्य के अंतर्गत जो भेद हैं उनको अन्य अन्य कहते हैं और जो अभेद है उसे अनन्य कहते हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान एक देश है, तो देश के भीतर जो प्रदेश हैं उनमें और देश में अन्यता है। माने राजस्थान हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान राजस्थान नहीं है, पर ये कथनचित ही हो सकता है, सर्वथा नहीं हो सकता है। क्योंकि सर्वथा तो राजस्थान वाले हिस्से को भी हिंदुस्तान कहते हैं ना। तो ऐसा ही द्रव्य हिंदुस्तान जैसा है, जो गुण है वो राजस्थान जैसा है। इतना फर्क है कि इसमें प्रदेश की अपेक्षा घटित किया और उसमें गुण की अपेक्षा घटित किया, है ना। तो कहते इतने से ही अन्यत्व का व्यवहार सिद्ध हो जाता है। हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं, तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हमारा इतने में ही काम चल जाता है। जैसे राजस्थान है वो देश नहीं है तो उसे सेना रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने का सेना रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा बोलो ना, उसके पास सेना नहीं है।
अरे उसको जब उसके रक्षा की पूरी गारंटी केंद्र की है तो उससे सेना रखकर वो इतना खर्चा अपने माथे पे बढ़ाने के अलावा और उसको वो क्या होना था, हैं? खर्चा ही बढ़ता ना उसको। तो उसको अपना विकास करने के लिए पूरी निश्चिंता ही मिल गई। देखो राजनीति से मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा। वो राजनीतिक बात भी महत्वपूर्ण है जानने लायक, और ये सिद्धांत भी समझ में आएगा। जब दुनिया में दूसरा युद्ध समाप्त हुआ और हिटलर मारा गया तो उस वक्त हिटलर माने जर्मनी का था ना, तो जर्मनी और जापान ये दोनों एक साथ थे। अपने जो सुभाष चंद्र बोस भी उन्हीं के साथ हो गए थे। अभी ज़्यादा कमेंट्स में सुभाष चंद्र बोस पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि वे उनके साथ थे। और वो कहते थे कि उनसे हम तय कर लेंगे कि हम यदि अंग्रेज़ों को जीतने में तुम्हारा सहयोग करेंगे तो तुम हमें आज़ाद कर दोगे। तो मतलब हम भारत आज़ाद हो जाएगा, इस तरह वो आज़ादी चाहते थे। और दूसरा ग्रुप था अमेरिका, इंग्लैंड के गुलाम अपन थे, तो अपन भी उसी तरफ से कहलाए। वे भी ये कहते थे द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएंगे, उसके बाद हम आपकी स्वतंत्रता पर विचार करेंगे, माने हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। ये बात चलती थी। खैर अभी जो सुभाष जी को तो एक तरफ रखना, जब लड़ाई खत्म हुई तो अभी जो जर्मनी और जापान इस ग्रुप के हाथ में आ गए। कौन सा ग्रुप था? जिसमें रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका ये सब शामिल थे। तो इनने उन्हें आधा आधा बांट लिया। जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए, आधा जर्मनी एक ने ले लिया, आधा जर्मनी दूसरे ने ले लिया। हैं? जापान के साथ भी ऐसी तकलीफ हुई। जापान पे तो अणुबम डाला ही गया था, तब तो वो हथियार उन्होंने समर्पित किए थे, नहीं तो वो हथियार थोड़ी समर्पित थे। अणुबम नहीं गिरता, जब उन्होंने देखा कि सर्वविनाश हो जाएगा तो उन्होंने समर्पण किया था। तो उनके साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ ना, क्या हुआ कि उनको कह दिया गया कि तुम सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी। अमेरिका ने, रूस ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले ली। आप समझे ना? और तुम अपना फिर अपना काम करो, अपने देश को तुम चलाओ स्वतंत्रता तरीके से, हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और बस तुम्हें सेना नहीं रख सकते क्योंकि तुम खतरनाक लोग हो। फिर अणुबम एटम बम बना लेते हो, फिर ये झगड़ा खड़ा हो जाता है, और दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ख्याल में आई ना? और जो भारत आज़ाद हुआ, चाइना आज़ाद हुए, तो इनकी अपनी सेना भी रखी, क्योंकि पूरा देश आज़ाद तो तभी कहलाए ना कि जब उसकी सैनिक अपने पास हों और वो उसकी आज्ञा में चलें। तो उस वक्त सबको ऐसा लगा कि वे गुलाम हो गए, जापान और जर्मनी, और हम आज़ाद हो गए। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा ना? फिर जापान ने देखा कि भाई अपन तो अब गुलाम हैं, अपने पास सेना तो है नहीं, अपन लड़के तो कहीं कुछ लड़ ही नहीं सकते किसी से। अब तो अपन तो मेहनत मजदूरी ही अपने हाथ में है। तो उन्होंने खूब मेहनत की और उद्योगों का विकास बहुत किया। घर घर में उद्योग डाल दिए, हर घर में कारखाना। कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो तुम इतने घर में बना के ले आओ, इतनी ले आओ, पैसा ले जाओ। तो उसको विश्व में आज सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जापान है, अमेरिका की उससे भी ज़्यादा। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उसे वरदान सिद्ध हो गई वो, कि हमें तुम सेना नहीं रख सकते, कि सेना के ऊपर जो जितना खर्चा है वो बिल्कुल खर्चा करना नहीं पड़ा, और कोई मेहनत उन्हें सेना के लिए करनी नहीं पड़ी। इतने आदमी भी बच गए, आदमी की मेहनत भी बच गई ज़्यादा, पैसा भी बच गया, तनख्वाह नहीं देना है,
तो उनने सारी उद्योग में लगा दी। ज़मीन तो उनके पास थी नहीं ज़्यादा, इसलिए वो खेती वेती ज़्यादा बढ़ाकर अनाज वनाज पैदा कर लें, ये तो उनके बस की थी नहीं। तो उनने मशीनें बनाई, मोटर कारें बनाई, ये सब चीज़ें बनाई और विश्व के मार्केट पर कब्जा कर लिया। आप ये समझ नहीं सकते हैं कि ये किस तरह से एड़ी टेढ़ी राजनीति होती है आर्थिक। जो जापान में टीवी बनता है ना, सोनी का टीवी, वो हिंदुस्तान में आपको मान लो 25,000 में मिल जाता है, तो जापान में 3 लाख में मिलता है। बनता जापान में है। अब आप सोचो माता कि क्या ये क्या, उनको तो और 10,000 में मिलना चाहिए ना। क्यों? अपने यहाँ गेहूं पैदा होता है तो अपन गेहूं अपने को तो मिले 50 रुपये किलो और अपन पाकिस्तान को 10 रुपये किलो दें, ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होता है। ये चीनी है ना, ये चीनी यहाँ मिलती है मान लो आपको 50 रुपये किलो, तो बाहर अपन 20 रुपये किलो बेचते हैं। ये कैसे क्यों बेचते हैं? और देश में कम होती है, इसलिए कि विदेशी मुद्रा चाहिए। आप समझ? और विदेशी मुद्रा काहे को लिए चाहिए कि विदेशी मुद्रा में हमें जो विदेश की चीज़ें हैं वो खरीदने हैं। क्या खरीदना है? कि हमको हथियार खरीदने हैं। अब हम जापान जैसा समझौता हो गया होता, समझ गए ना, तो हमें हथियार खरीदने ही नहीं पड़ते। जो हम विदेशी मुद्रा कमाते उससे हमारा बहुत समृद्धि हो जाती। तो जापान ऐसा क्यों करता है कि बाहर के मार्केट पे कब्जा करना है। तो दूसरे लोग जितना सस्ता माल दे सकते हैं हम उससे सस्ता देंगे तब तो हमारा मार्केट पे बिकेगा ना। वो 25,000 में टीवी आपको नहीं देवे सोनी, तो उसका सोनी टीवी बिकेगा नहीं, क्योंकि 27,000 में 28,000 में तो अमेरिका देता है वैसे ही टीवी। ऐसी कारें, और खर्चा तो ज़्यादा पड़ता है। यानी घाटा कर करके वो विदेशों में मार्केट पे कब्जा करते हैं, और जब मार्केट पे कब्जा हो जाता है तो फिर महंगा कर लेते हैं, कमाई कर लेते हैं। अब अमेरिका उनके सामने खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका में जो कार $10,000 में बनती है वो जापान $5,000 में बना लेता है। वो कंपटीशन नहीं कर सकता। यानी वो जो चीज़ सबसे बुरी थी वो सबसे अच्छी बन गई, क्योंकि हमारी पूरी शक्ति हम अपने विकास पर खर्च कर सके, आर्थिक भी और शारीरिक भी, मेहनत भी, हम पूरी तरह से उसमें लग गए। और हिंदुस्तान को अभी हथियार खरीदने हैं, सेना बढ़ानी है, ये करना है। नेहरू जी ने ये बात समझी थी, समझना, तो उन्होंने सन 62 तक कितना 47 से 15 साल अपने सेना पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया। ये तो थोड़ा झंझट पाकिस्तान का लग गया था, नहीं तो वो चाहते थे खर्चा करना ही नहीं जापान जैसा, और सारे विकास पे करना, तो देश एकदम जापान जैसा हो जाता और 10-5 साल गाड़ी चलती रहती। लेकिन ये चाइना के साथ झगड़ा हो गया तो उस वक्त फिर अब ये आवश्यकता महसूस हुई कि अपन को सेना बनानी पड़ेगी, हथियार बनाने पड़ेंगे, अणुबम भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये साला अपन को खा जाएगा। समझ में आए ना? जब भी अमेरिका बचाने आया था, हालांकि बचाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसने अपने जहाज़ वहाँ से रवाना किए थे, इतने में ही इसकी अकल ठिकाने आ गई थी, तो उसने ठीक मतलब झगड़ा बंद कर दिया था। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ देश का कि सारे हमारा बजट सेना पर लग गया। तो उस वक्त जो यहाँ इंजीनियर की बहुत कमी थी
डॉक्टरों की बहुत कमी थी। अब वो सब नई नई शोधें, इंजीनियर, कल कारखाने बंद हो गए और सब सेना के में खर्चा होने लग गया। तो ये सारे इंजीनियर और डॉक्टर उस वक्त यहाँ से भाग भाग के विदेश गए। और जो अमेरिका में जो अभी डॉक्टर और इंजीनियर हिंदुस्तान के दिखते हैं वो सन 62 के बाद के हैं, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं मिलता था। यहाँ वो विकास के काम हों तो इंजीनियर को काम मिले, कोई बांध बने तो बांध बनाने वाले इंजीनियरों का काम लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये जो सेना पर जो खर्च है ये हमारे विकास की गति को बहुत बड़ी बाधा है। अब हमको ये लगता है कि जापान को कभी भी कोई दबाएगा, अपने अपने कब्जे में कर लेगा, इसका सारा विकास क्या करेगा वो। लेकिन विश्व की राजनीति ऐसी फंसती है कि यदि अमेरिका दबाए तो रसिया साथ में आ जाता है इस तरफ सहयोग करने, रसिया दबाए तो अमेरिका आ जाता है। मतलब वे आपस में भिड़ती हैं बड़ी बड़ी शक्तियाँ, वो छोटा वाले सुरक्षित रहते हैं। सिंगापुर जैसा देश 35 लाख का कुल देश आज आज़ादी से विकास कर रहा है, क्योंकि वही सुविधा उसे भी है, उसे सेना में ना रखनी नहीं है। समझ में आई ना है? ये कैसा गणित है, समझ में आए ना आपकी में कि अभी आपके यहाँ वो चीज़ महंगी करते जाएंगे। वो कहते हैं कि हम ये अपने जापानी कहते हैं हम देंगे ना तुमको 3 लाख में टीवी, तो क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हें 3 लाख तनख्वाह देंगे ना, तब तो तुम टीवी को 3 लाख देंगे। ऐसा थोड़ी मुफ्त में कि तुम खरीद ही नहीं पाओ। यानी उनको महंगाई की अंदर में जब हम गए, जब यहाँ 5 रुपये में चाय मिलती थी, जब 67 रुपये में एक चाय कप मिलता था, कहाँ जापान में कितने में 67 रुपये का एक कप चाय। ठाकुर ऐसी महंगाई में कैसे जिंदा रहते होंगे। तो वे लोग क्या हम उतना देंगे ना, तुमको काम कराएंगे उसमें पैसा देंगे, तो बहुत हिसाब है, विचित्र है। तुमको अटपटा लगता होगा कि ये धर्म का पंडित ये बातें कहाँ से जानता है? क्यों? लेकिन जानने लायक बात थी कि नहीं थी? तुम लोगों को भी ये बात जानने लायक है कि नहीं है कि विश्व की क्या पोजीशन है। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में आज सुबह के प्रवचन में बता रहे थे ना कि अपना माइंड पूरा इधर लगाओ। अपना माइंड यदि तुमने बाहरी काम में लगा दिया तो तुम जैन दर्शन के जैसे विद्वान बनना चाहिए वैसे विद्वान नहीं बनोगी। क्यों? लेकिन ये किसी ने, ये बताने वाले ने कि क्या कहा डॉक्टर साहब ने आज, ये बात नहीं बताई। कौन कौन था मुझे पता नहीं। अब मैं वहाँ से आगे देखा करूँगा कौन कौन है यहाँ। क्यों? समझ में थी ना ये बात। लेकिन एक किसी ने जो बताई ना बातें, उसने ये नहीं बताई कि क्या है कि अपने उपयोग को आप जितना अधिक इसमें लगा सकोगे। कहीं हमारा खाली टाइम है ना साहब, आपका कोई पीरियड नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, छुट्टी है। अरे छुट्टी तो इसलिए रखी जाती है कि तुम 8 घंटा काम करते करते थक गए हो तो तुम्हें आराम मिले, तो तुम दोबारा फिर 8 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाओ। संडे की छुट्टी इसलिए रखी जाती है कि तुम 7 दिन काम करते करते एक रूटीन दिनचर्या से थक गए हो, तो एक दिन थोड़ा तुमको रिलैक्स मिले, तुम डबल काम ओढ़ लेते हो उसको उस दिन, तो तुम और थक के आते हो, फिर सोमवार को आराम से सोओगे ऑफिस में। समझ में? एक ही काम में अपना पूरा माइंड लगाना यदि विशेषज्ञ बनना है तो किसी भी क्षेत्र का मतलब तो ये है कि जिसको जो क्षेत्र पसंद हो। अपने हिसाब से तो इसी अध्यात्म का ही, अपने तो यही क्षेत्र चुना ना।
फिर पूरी शक्ति उसमें लगाई। ये मत समझो कि मैं सारी दुनिया की सब बातें समझूंगा तो मैं ज़्यादा मानूंगा। देखो आप भी सब बातें बताते हो, राजनीति की इसकी, मैं भी बताऊँ, अच्छी बात है, आ जाएंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने विषय के विशेषज्ञ होना, तुम्हारी विशेषज्ञता इस विषय में देखी जाएगी। तुम जैन दर्शन के विद्वान हो तो जैन दर्शन में यदि तुम नहीं समझते हो तो तुम मूर्ख कहलाओगे। एक वकील इससे कहें कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और वकील नहीं बता पाए तो उसे कोई कमज़ोर वकील नहीं मानेगा, मूर्ख वकील नहीं मानेगा। लेकिन 420 क्या होता है ये नहीं बता पाए तो वो मूर्ख वकील है। और डॉक्टर 420 का अर्थ नहीं समझे, क्यों, तो उसे कोई मूर्ख डॉक्टर नहीं कहेगा। लेकिन अपने विषय में वो यदि विशेषज्ञ है, गहराई से जानता है, तो वो मूर्खता मानी जाती है। हम दुनियादारी के मिसाल, हम सब सर्वज्ञ थोड़ी हो सकते हैं, समझे ना। हर भाषा का विशेष जानकार हर एक थोड़ी हो सकता है। आजकल ऐसा हो गया था कुछ दिनों में कि जो अंग्रेजी जाने वे पढ़े लिखे, जो अंग्रेजी नहीं जाने वे पढ़े लिखे नहीं। क्यों? एक भाषा ही वाले पढ़े लिखे होते हैं, हिंदी वाले, संस्कृत वाले और जर्मनी वाले और भाषाओं में नहीं हो सकता। हम और 4 भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, हम अंग्रेजी का ABCD भी नहीं जानते हों तो उसमें क्या है। वो अंग्रेजी वाला संस्कृत का ABCD नहीं जानता, वो भी ऐसा ही मूर्ख है कि नहीं। तो हम फिर उसे विद्वान मान लेते हैं मूर्ख होने पर भी, तो वो हमें क्यों नहीं मानेंगे। ये जमाना सर्वज्ञों का नहीं है, विशेषज्ञों का है। क्या समझ में आई? सर्वज्ञ माने हम सब कुछ जानते हैं, इस अहम वालों का नहीं है। हम अपने विषय के मास्टर हैं, उसमें मैं अथॉरिटी हूँ। कल कहा था ना, मैं अथॉरिटी। ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए, अभिमान की बात नहीं है। जरूरत पड़ती है तो बताना पड़ता है। क्या कोई भी एरा गहरा नथु खेरा है और कुछ भी बोला है, साहब ये ठीक है, मैं जहाँ तक समझता हूँ फलाने गुणस्थान में फलाना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सम्मत दर्शन तो 11वें गुणस्थान में होना चाहिए। क्या करें? तो उस मूर्ख की हम सुनेंगे? क्या करेंगे? बोलो, क्या करना है? चुपचाप बैठो, शांति से सुनना हो तो सुनो, नहीं तो बाहर जाओ। नहीं, मेरा एक प्रश्न, पहले तुम हमसे प्रश्न करने लायक बन के आओ। ऐसी मूर्खता का प्रश्न करोगे तो तुम्हें यहाँ नहीं बोलने दिया जाएगा। आया समझ? अपने विषय की विशेषज्ञता होना। हो गई ना? कहाँ चल रहे थे? द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है। ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है। देखो अब इसमें उसमें क्या फर्क है? उसमें तो वो कथनचित वाला था कि द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है, और इसमें सर्वथा अभाव का उदाहरण है। द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है। आप समझे ना? द्रव्य में गुण का अभाव है और गुण में द्रव्य का अभाव है। द्रव्य का लक्षण अलग है, गुण का लक्षण अलग है, ये बात अलग है। और दोनों का एक है ही नहीं कि गुण में द्रव्यत्व तो है ही नहीं, कि द्रव्य में गुणत्व तो है ही नहीं, अनंत गुण है ना। ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, उभय शून्यता आ जाएगी और अपोह रूपता आ जाएगी। 3 दोष बताए हैं अभी। यदि जो हमने कथनचित माना है, यदि सर्वथा अभाव मानेंगे तो ये 3 दोष आएंगे। हम लोग पढ़ते थे तो ये अपोह का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया था। क्या पढ़ते थे? आत्ममीमांसा, अन्यापोह व्यतिक्रमे, है ना पंक्ति है ना, अन्यापोह व्यतिक्रमे। तो जो
वो पंडित मक्खनलाल जी थे, वो सबसे बड़े न्याय अलंकार कहलाते थे। तो हम उनके पास गए कि जी अन्यापोह क्या है। अब अभी भी ऐसा ही लगता है लोगों को, अन्यापोह क्या है, क्या? देखो 3 चीजें आ जाएंगी। कौन कौन? अनेकत्व आ जाएगा, उभय शून्यता आ जाएगी, माने 2 ही नहीं रहेंगे, और अपोह रूपता आ जाएगी। बस ये उसका नहीं, ये उसका नहीं, ऐसा बस एक दूसरे के अभाव रूप ही होंगे, सद्भाव रूप कुछ होगा नहीं। अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। तथा ही, ऊपर तथा ही लिखा होगा ना, लिखा देखो और लाएंगे वो कोई ना कोई ऐसी उदाहरण। चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य है। अब देखो ये 2 द्रव्यों के बीच में घटित कर रहा है। चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन, ऐसा नहीं कहा गुण का अभाव द्रव्य में है कि ज्ञान का अभाव दर्शन में है। चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य में है, और अचेतन द्रव्य का अभाव चेतन द्रव्य में है। इस प्रकार का अभाव तो भिन्न भिन्न अनेक द्रव्यों में पाया जाता है। लिखा मिल गया। अपनी बात काहे की चल रही? एक द्रव्य की। कहाँ लिखा? टीका शुरू करो तो सबसे पहला शब्द है एक द्रव्य में। मैंने ध्यान दिलाया था क्या? यानी एक द्रव्य में घटित करना है, और यदि हम सर्वथा मानेंगे तो जैसे अनेक द्रव्यों में है भिन्नता, वैसी भिन्नता का प्रसंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, इस कारण द्रव्य का अभाव गुण, गुण का अभाव द्रव्य, यदि ऐसा माना जाए तो जिस प्रकार भिन्न भिन्न द्रव्यों में अनेकत्व है, इसी प्रकार का अनेकत्व द्रव्य और गुण में भी हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? जैसे जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, ऐसे ही ज्ञान और आत्मा भी अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग तो हैं लेकिन वैसे अलग अलग नहीं हैं। अध्यात्म में कहते हैं ना कि राग हमसे भिन्न है, फलाना अपने से भिन्न है। तो भिन्न है ना, ये तो बात सही है कि भिन्न है अध्यात्म में। अब फिर राग 2 तरह का है। कौन कौन सा? शुभ अशुभ नहीं, पुण्य पाप नहीं। एक मेरा राग और एक तेरा राग, एक स्व का राग और एक पर का राग। अब समझ में आएगा? कहते तो दोनों को राग ही हैं, लेकिन मेरा राग के साथ मेरा अन्यत्व है, समझना। और तुम्हारे राग के साथ मेरा भिन्नत्व है, कि वो तो पर्याय है। तो तुम तो 2 द्रव्यों के बीच होता है भिन्नता तो, लेकिन परद्रव्य की पर्याय है ना, तो हाँ द्रव्य ही पकड़ना पड़ेगा कि दोनों भिन्न है ना आत्मा से। कौन? कि तुम्हारा राग मेरे आत्मा से भिन्न है, और मेरे में उत्पन्न होने वाला राग मेरे आत्मा से भिन्न है। ठीक है? कुछ फर्क है? बताओ, हाथ उठाओ, कितनों को मालूम है? मेरे अंदर जो राग है उससे मुझे कर्म बंध होता है, और तुम्हारे अंदर जो राग है उससे मुझे कर्म बंध नहीं होता। तो फिर दोनों अलग अलग, एक से ही 2 अलग हैं। एक से अलग होते तो एक से मुझे कर्म बंध और दूसरे से कर्म बंध नहीं, ऐसा कैसे होता? अनुवाद समझ में आएगा? ये अध्यात्म चलता ना, पर से भिन्न, राग से भिन्न। तो कौन सा राग? सारी दुनिया का राग। अरे वो राग पर से पर्याय से भिन्न वाला राग नहीं है, वो तो पर द्रव्य में जाता है। पर द्रव्य से भिन्नता की बात कही तो दूसरों का राग हमारे लिए पर द्रव्य है। फिर आप कहोगे राग तो पर्याय है, राग को एक द्रव्य कह रहे। अब क्या कहें? तुम्हें इतना समझना पड़ेगा ना, इतनी अकल तुम में होना चाहिए ना, क्यों कह रहे हैं। क्योंकि पर द्रव्य के गुण और पर द्रव्य की पर्याय, ये तीनों को पर द्रव्य कहते हैं। इनका एक नाम क्या है? कि पर्याय को पर द्रव्य कहते हैं। यहाँ तो अपनी पर्याय, उसे भी पर द्रव्य कहते हैं। ये भी अध्यात्म में है।
लेकिन ये परद्रव्य अलग टाइप का है। ऐसा है कि जैसे तुम्हें कर्म बंध होगा, तुम करोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, और उस राग से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा अंतर जो है वो भी हमारी समझ में आना चाहिए। जो एकत्व है वस्तु के स्वरूप में, दो द्रव्यों के बीच, दो पर्यायों के बीच, दो गुणों के बीच, द्रव्यगुण के बीच, वो एकत्व भी हमारी समझ में आना चाहिए और भिन्नत्व भी हमारी समझ में आना चाहिए। तो अभी हो गया ना, कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? तो पहला दोष कौन सा था? अनेकत्व। तो अनेकत्व हो गया ना। अनेकत्व माने भिन्नत्व। जैसे जे चेतन द्रव्य है, जे अचेतन द्रव्य है, तो बे अनेक, उनमें अनेकत्व है, माने दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, माने पृथक पृथक हैं। आप समझे ना। और एक दोष हो गया, इसलिए तुम ऐसा नहीं मानो तो ये दोष नहीं आएगा। दूसरा, जिस प्रकार सोने का अभाव होने पर सोनेपन का अभाव हो जाता है, यानी सोना खत्म हो गया तो सोनापन कहाँ रहेगा, और सोनापन खत्म हो गया तो सोना रहेगा। मैंने सोने में सोनापन रहना ही चाहिए, और सोनेपन में सोना रहता ही है। समझ में आए ना। तो एक सोना है द्रव्य और सोनापन है गुण। तो द्रव्य का गुण में रहना, गुण का द्रव्य में रहना जरूरी है। अन्यथा इनमें यदि अलग अलग मानेंगे, कैसा अलग अलग मानेंगे? जैसा चेतन और अचेतन में माना था। समझ में आ रही परमात्मा के? नहीं, थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि करनी पड़ेगी। उपयोग यहाँ वहाँ भ्रष्ट करोगे तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। क्या नहीं ना। तो वो कहते अनेकत्व, जैसा अनेकत्व चेतन और अचेतन द्रव्यों में है, अनेकत्व माने पृथकत्व, वैसा ही हमारे द्रव्य और गुण के बीच हो जाएगा। और जबकि वैसा है नहीं, एक तो अनेकत्व आ जाएगा। अब कि दोनों का अभाव हो जाएगा। दूसरा ये है कि दोनों का अभाव कैसे हो जाएगा? कि जब तुम सोनेपन का तो निषेध करोगे और सोना रखोगे तो सोना रहेगा, और सोना को तो सोना का निषेध करो और सोनेपन को रखो, नहीं, वे दोनों एक साथ रहते हैं जुदे जुदे, रहते एक साथ है। तो नहीं तो दोनों का अभाव हो जाएगा, उभय शून्यता। दूसरा, पहला क्या? अनेकत्व। दूसरा क्या? और तीसरा अन्यापुहत्व। अब अन्यापुहत्व क्या है देखो भैया, उभय शून्यता हो जाएगी। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का अभाव, और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा, और दोनों का अभाव हो जाएगा तो उभय शून्यता हो जाएगी। अब जिस प्रकार पटाभाव, ये पटाभाव क्या होता है? पट माने वस्त्र, पर अभाव माने उसका नहीं होना। पटाभाव मात्र घट है। तो अब ये ऐसा मत है कि भाई घड़ा क्या है, कि कपड़ा नहीं। तो ये बात तो सही है कि पट घट नहीं है। आचार्यों को 2-3 शब्द आते थे बस, घटपट और रथ। समय साल में लगे घटपट रथानी दब्बाणी। ये आत्मा घटपट रथ का इन द्रव्यों का करता है कि नहीं है? क्योंकि जब मुनिराज आहार करने को नगर में आते थे तो एक उन्हें घड़ा बनाने वाला कुमार दिखता था। घर घर जाते थे ऐसे निकलते हुए, तो बस घड़े बने हैं, रखे हैं, हवा लग रहा है, वो दिखता था। मांगनंदी फंस गए थे ना। और एक कपड़ा बुनने वाले दिखते थे। तो घट हो गया, पट हो गया, और एक बैलगाड़ी बनाने वाली मिलती थी। रथ माने बैलगाड़ी। अब अपन तो रथ को कोई ऐसा समझने लगे कि जो कभी होली दिवाली कोई हो तो निकले तो रथ कहलाता है। ये रथ ही हैं, कार वगैरह ये सब अपने ये जो है ना चौपाए, सब ये सब रथ हैं। तो निकाल दिए, रथ क्यों नहीं निकाल देते? इतने रथ तो रखे अपने यहाँ। इस रथ को कार्टून बनाओ तो रथ कहलाएगा, कि जब वो चलने लायक नहीं रह जाए। हमने तो धर्म चक्र भी ऐसा बनाया था कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा है।
मैं बोलता हूँ, एक प्रवचन में बोलता हूँ, मीटिंग में अलग हो जाएगा, तुम जैसे करना हो करना, कि मेरे हिसाब से तुम्हें जैसा बनाना हो वैसा बना लो और उसे रथ बोलो। सारे देश में से मैं उसे रथ ना बुलवा दूं तो मेरा नाम हुकुमचंद नहीं। ऐसा नहीं, दो गधे जोड़ दो उसमें, लेकिन अपन तो जानवर को नहीं जोड़ते ना। अपनी दिक्कत तो ये हो गई कि अपन कोई जानवर का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कौन जानता है रथ किसे क्या चीज़ है। तुमने देख जो ये रथ जो बनाते हैं कुछ नहीं समझते हैं। क्यों? रथ तो उसे कहते हैं वो युद्ध में काम आते थे। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? आते थे ना कि वो रथ में बैठते थे। बारात जाती थी ना तो बड़े लोग रथ में बैठते थे, फिर उससे ज़रा छोटे लोग हाथी पे बैठते थे, फिर उससे छोटे लोग घोड़े पे बैठते थे, फिर उससे छोटे लोग पैदल चलते थे। बारात में भी ऐसा होता था और सेना में भी ऐसा होता था। तो वे रथ मतलब हाथी से तेज दौड़ते होंगे कि मध्य उनमें, आप तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब वो रथ कैसा होना चाहिए मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारा रथ रथ नहीं है। ये तो हिल नहीं पाता है। जितने रथ बनाते हैं ना और भगवान को बैठाल के निकालते हैं, भगवान को ऐसा क्या समझते हो तुम? वो रथ हिले नहीं पर कहाँ है वो रथ? कहेंगे नहीं साहब रथ ये है, तो हम सिद्ध करेंगे कि नहीं ये नहीं रथ। किसने देखा बताओ? जो भी रथ थे जिसमें बैठ करके गए थे, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, वे रथ ऐसे होंगे। आता ना अर्जुन का रथ जिसके सारथी श्री कृष्ण थे, वो रथ कैसा होगा? कभी कभी फोटो में बना देते हैं ये जैनी लोग, सूरज के घोड़े दौड़ रहे हैं, सूरज का रथ और आकाश में भाग रहा है। क्यों? मेरी बात समझ में आती ना? तर्क संगत है ना? वो तीन चीजें जो सवारी के काम आती थी, समझे ना? उन सब को जो लकड़ी के बनते थे, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई बोलते हैं ना, आजकल कारपेंटर क्या बोलते हैं? तो घटपट रथानी दब्बाणी। अब क्या बता रहे? घटा भाव और पटा भाव। जिस प्रकार पटा भाव मात्र घट है, वो कहते घड़ा क्या है? तो पटा भाव। अरे पटा भाव तो है, लेकिन अकेला पटा भाव घट नहीं है। वो घट कुछ पॉजिटिव भी है। देखो ये चश्मा क्या है कि रूमाल नहीं। ये बात सच्ची नहीं है कि चश्मा रूमाल नहीं है। बात सच्ची है, लेकिन रूमाल का अभाव मात्र चश्मा नहीं है। अब यही कह रहे आप पढ़ो, इतने से समझ में आएगी तुम्हारी में। अब देखो, जिस प्रकार पटा भाव मात्र घट है और घटा भाव मात्र पट है, इस प्रकार दोनों में अपोह रूपता माने केवल नकारात्मकता है ना। उसी प्रकार द्रव्याभाव मात्र गुण है और गुणाभाव मात्र द्रव्य है। इस प्रकार इसमें अपोह रूपता आ जाएगी। मतलब आप समझ लो कि घट का अभाव पट है, कि घट कपड़ा किसे कहते हैं? घड़ा नहीं होना। अब इससे क्या सिद्ध करोगे तुम? कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। इसे अन्यापोह नाम का दोष कहते हैं। तीन दोष आ जाएंगे, बता दोगे? क्यों? सब बता दोगे? आगे बढ़ूं? कल पूछूं कि आज? समझना, तुम लोग भी बता दोगे कि क्या कहा गया है यहाँ। तीन दोष खड़े हो जाएंगे। क्या मानोगे? द्रव्य और गुण के बीच में यदि अत्यंताभाव जैसी चीज मानोगे तो तीन दोष खड़े हो जाएंगे। इन तीन दोषों के नाम क्या हैं? अनेकत्व, उभय शून्यता और अपोहत्व। ये बात समझ में आनी चाहिए और आप बता दो तो समझ लो इस गाथा का भाव आपके ख्याल में आ गया। और चाहे जैसी रट लो तुम, चाहे ऐसी बोल वाल दो, उसका कोई मतलब नहीं। वो भाव हमारे ख्याल में आना चाहिए।
हो गया। अब यहाँ इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है, ये देखो अपन ने निष्कर्ष इसका निकाला है। क्या यही है कि नहीं है? एक आध पैरा और रह गया। इस प्रकार द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य मानने पर द्रव्य और गुण में अनेकत्व, उभय शून्यता और अपव्यय रूपता के प्रसंग उपस्थित होंगे। अब वही बात रिपीट की, मैंने मुंह से बोल दी थी, नहीं पड़ी है। इसलिए द्रव्य और गुण में एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्व को चाहने वाले अतद्भाव का वही लक्षण स्वीकार करें जो कि यहाँ कहा गया है। जो हमने बताया है वो माने तो तुम्हारा लक्षण निर्दोष होगा, नहीं तर उसमें ये 3 दोष आ जाएंगे। बस इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है कि द्रव्य और सत्ता, सत्ता माने अस्तित्व गुण में परस्पर सर्वथा अभाव नहीं है, अतद्भाव है। यह बात को सिद्ध करते हुए टीका में यह कहा गया है कि यदि द्रव्य और सत्ता गुण में परस्पर सर्वथा अभाव मानोगे तो 3 दोष उपस्थित होंगे, जो इस प्रकार हैं। एक हमारे पुराने शास्त्रों में हर एक के उदाहरण नक्की थे। जैसे ये यहाँ पर घटपट रथ चलता है ना, इतना समय सार में, प्रवचन सार में, ऐसे ही वो आपका न्याय शास्त्र में अनुमान का चलता है ना। अनुमान को यत्र यत्र धूना तत्र तत्र बन्नी, उनको अग्नि और समुद्र और धुआं, बस उसमें ही घूमते रहते थे सब आचार्य। तो हम जब पढ़ते थे न्याय तीर्थ में, हम आपस में कहते थे कि ये अपने गुरु जी के बारे में, कि इन गुरु जी की सारी जिंदगी यत्र बन्नी तत्र तत्र धुआं, इसमें ही निकल गई। अपन तो अगली साल पढ़ के निकल जाएंगे और दूसरे आएंगे फिर यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी। यथा महान साया था, आता ना तालाब ऐसा सोई घर, तो यही करते करते निकलेगी। तो ऐसे ही वो कहते होंगे कि ये अध्यात्मी लोग घटपट ही करते करते निकल जाएगी इनकी जिंदगी। आत्मा कहते हैं ना, ये आत्मा ही आत्मा लगे रहते हैं, इन्हें आत्मा ही आत्मा दिखता है और कोई बात ही नहीं करते हैं। अरे भाई, तो हर एक का ऐसा ही जीवन होता है। किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिकों के पास जाओगे तो उनके वैज्ञानिक भी वही बातें मिलेंगी सुनने को। वकीलों के पास जाओगे तो वही कानून की बातें सुनने को मिलेंगी। डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाइयाँ की बातें ही मिलेंगी, और दवाई भी निश्चित होती हैं। एंटीबायोटिक्स फलाने 2-4 तरह के नाम होते हैं, बस खत्म हैं। और ये विटामिन, एंटीबायोटिक्स, ये दर्दनाशक हैं, दर्दनाशक को क्या बोलते हैं? पेन किलर, बस खत्म। एक पेन किलर, एक किलर, एक क्या है, बस खत्म। और भी डॉक्टर लोग सारी जिंदगी उसमें ही खेलते रहते हैं बस। तुम किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाना, छोटे गांव में चले जाना, और फिर देखना वहाँ बैठ कर के 8 दिन नोट करते जाना, तो बिल्कुल वही 4-5 दवाइयाँ, वही मरीज, वही स्टाइल, वही पैसा लेने की स्टाइल, बिल्कुल ऐसी चीज़, बिल्कुल ऐसी रूटीन बना होता है, वैसे रूटीन से निकलेगा। ऐसी वकील का वो बिल्कुल वही रूटीन, वही भाषा, जो अदालती भाषा होती है ना, ये हमारी तुम्हारी भाषा काम नहीं आती। हम बढ़िया महाकाव्य लिख सकते हैं, बढ़िया भाषा लिख सकते हैं, लेकिन वो अदालत की भाषा को उस मुंशी से लिखानी पड़ेगी। क्या अस्वीकार है, हैं, ऐसी लिखनी पड़ेगी। और हरे उनकी सारी जिंदगी उसमें ही निकल जाती है। और वो कहते हैं बहुत होशियार है, बस वो अपने उस सीमा में ही होशियार होते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब इतने बड़े ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, कहते ना, तो अपनी किताबों का अनुवाद क्यों नहीं करा लेते? एक लाइन का नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों को सिर्फ डॉक्टरी अंग्रेजी आती है और कुछ नहीं आता है, रोटी दाल की भी नहीं आती है।
वकीलों को वकालत की अंग्रेजी आती है, समझे ना? ऐसा ही है। हमको गुजराती आती है, बस सिर्फ गुरुदेव की गुजराती आती है, तत्व ज्ञान की गुजराती आती है, उत्तरकाली ध्रुव वाली। बाकी हम रोटी दाल वाली गुजराती नहीं समझते बिल्कुल भी, समझ में आई ना? दो चार नाम जानते, खांगड़े मांगड़े तो कभी बोल बाल के थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, पर क्या आता है बोलो? कह रहे हम गुजराती भी जानते हैं, बोलते हैं कि नहीं जानते। लेकिन हर एक की एक लिमिटेड टाइप की चीज़ होती है, वो लिमिटेड उसमें ही विशेषज्ञता होती है। बस आप अपने इसमें विशेषज्ञ बनो, झगड़ा खत्म। वे ऐसे लोग जो बहुत होशियार अपने काम में माने जाते हैं, बाहर से बहुत मूर्ख जैसे दिखते हैं। रेलवे स्टेशन पे, प्लेन में, हवाई अड्डों पे जाए उन्हें देखोगे तो नहीं, ये डॉक्टर है, ये वकील है, इसे कुछ तो आता जाता नहीं है। एक पोस्ट कार्ड वो डाक के डब्बे में नहीं डाल सकते, डाला ही नहीं आज तक। कैसे डालें, कहाँ डालें? कि ये इसमें डाल दो, ये लाल लाल डब्बा है ना, इसमें डाल दो। कहाँ से डाला जाता है? ऊपर से कहते तुम हंसते हो, तुम भी ऐसे ही बनने वाले हो यदि विशेषज्ञ बनोगे तो। अभी भी डाकिया आए और वो साइन करा था ना, चिट्ठी मिल गई तो उसे बताना पड़ता है कहाँ साइन करना है। वो बिना पढ़ा लिखा होता ना बिल्कुल, वो कहता है साहब यहाँ लिख दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो हम वहाँ मक्खी मार देते हैं। मैंने उसे बताना पड़ता, बैंक वाले को बताना पड़ता है यहाँ साइन कर दो। समझ? हर में अन्य मामलों में हर एक आदमी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तब वो अपने मामले में विशेषज्ञ होगा। अपने मामले में विशेषज्ञ होने के लिए क्या होना चाहिए? अन्य मामलों में मूर्ख होना चाहिए। माना अपने दिमाग को उधर ज़्यादा नहीं लगाए, समझे ना, तो इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करेगा। यदि अन्य मामलों में मूर्ख होने को ही विशेषज्ञता का लक्षण मान लें तो कौन सा दोष आएगा? बोलो बोलो जल्दी, सोचो। हाँ, अन्यापोह। समझ गए ना कि ये बात सही है कि हम अन्य बातों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन अन्य बातों में विशेषज्ञ नहीं होना इसका नाम विशेषज्ञता नहीं है। माने वो बुद्धि वहाँ नहीं लगकर पूरी तरह यहाँ लगे तो विशेषज्ञता कर रहे, समझ में आई? तो यहाँ तो लगी नहीं। अब अपन फटाफट पूरा करते हैं इसे। जिस प्रकार यहीं से पढ़ना है ना, 3 पॉइंट हैं ये, वही 3 पॉइंट हैं, मैं सोचूँ आपने बता दिए हैं, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। जिस प्रकार दो द्रव्यों में परस्पर पृथकता है, अनेकत्व है, उसी प्रकार की पृथकता या अनेकत्व द्रव्य में और सत्ता गुण में हो जाएगा। एक कितनी सरल भाषा में कह दिया, अनेकत्व हो जाएगा। माने कैसा हो जाएगा? अनेकत्व तो है ही, अन्यापोह रूप, वो नहीं हो, क्या नाम, क्या बोलते हैं, अन्वय, अन्वय नहीं, हाँ अन्यत्व है। द्रव्य के अभाव में गुण का सद्भाव संभव नहीं है, और गुण के अभाव में द्रव्य का सद्भाव संभव नहीं है। इस प्रकार एक के अभाव में दोनों का ही अभाव हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि दोनों की शून्यता हो जाएगी। ये सब बातें अपनी मान्यता में होंगी, वस्तु में कुछ होने वाला नहीं है। ये तो समझने समझाने के लिए नेगेटिव बात कही जाती है। जैसे वो सक्को जम्बू दीपो, कि इंद्र में इतनी ताकत है कि जम्बू द्वीप को ऐसा गेंद जैसा उलट दे, जैसे ये है ना ऐसा उलट दे, इतनी ताकत है। कभी उल्टा है कि नहीं, आज तक नहीं उल्टा, तो काय को गप्प मारते हो? ऐसी ताकत किस काम की कि जो कभी काम में ही नहीं आए। कहते खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। समझ में आएगा क्या क्या अर्थ है इसका? कि गंजा आदमी हो, नाखून हो, तो ऐसे खुदा है तो सारे खून खच्चर हो जाए अपना माथा।
ऐसे ही जिसमें इतनी शक्ति होती है उसे इतनी कसाई नहीं देता कि उसे जम्बूद्वीप को पलटने का भाव आए, और जिसमें इतनी कसाई होती है उसे ऐसी शक्ति नहीं होती है ना। द्रव्य तो हो गया, उभय शून्यता हो गई ना। द्रव्य सत्ता गुण को परस्पर एक दूसरे के अभाव रूप स्वीकार करने पर अपोहिता अर्थात सर्वथा पूर्ण अभावात्मकता शून्यता आ जाएगी, फिर कुछ ही नहीं रहेगा। तात्पर्य यह है कि द्रव्य और गुण मात्र अभाव रूप ही रहेंगे, उनका कोई भावात्मक स्वरूप नहीं रहेगा। जब भी कहेंगे तो किसी को अभाव रूप कहेंगे, किसी को अभाव रूप कहेंगे बस। इसलिए यही ठीक है कि हम द्रव्य और सत्ता गुण को पृथक पृथक ना माने, पर अन्य अन्य तो मानना ही चाहिए। अब कभी कभी लोगों को ये लगता है जो पृथक पृथक और अन्य अन्य का अंतर नहीं समझते हैं, क्या बात करते हैं, एक मिनट में कहते हैं मानना चाहिए, एक मिनट नहीं, वो दोनों को एक ही समझते हैं। पृथक पृथक मत मानो, अन्य अन्य मानो, ये दोनों एक ही है ना। पृथक पृथक नहीं माने तो नहीं नहीं नहीं, अन्य अन्य है, अन्य अन्य है तो जुदे जुदे है ना, पृथक पृथक है ना कि नहीं नहीं पृथक पृथक। अब उसी समझ में नहीं आता क्या कह रही, समझ में आया ना। इस प्रकार इन दोनों में कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता सिद्ध होती है। इस प्रवचन सार में समझने के लिए ध्यान रखो तो भिन्नता तो दोनों को कहते हैं, और एक को कहते हैं अन्यता और एक को कहते हैं पृथकता। समझे, दो द्रव्यों के बीच में जो होती है उसे बोलते हैं पृथकता, पृथकत्व और अपृथकत्व, और दो एक द्रव्य के गुण में होती है उन्हें बोलते हैं अन्यता, और भिन्नता दोनों को बोलते हैं। तो इसलिए भिन्न शब्द का प्रयोग हो तो हमें विवेक पूर्वक ये निर्णय करना पड़ेगा कि यहाँ ये अन्यता के अर्थ में है कि पृथकता के अर्थ में। ये हमें विवेक पूर्वक निर्णय करना पड़ेगा। हो गया बस खत्म, हो गया। इस प्रकार इन दोनों में कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता सिद्ध होती है। विगत गाथा में यह बताया गया है कि सर्वथा अभाव का नाम अतद्भाव नहीं है। देखो अब एक लाइन में इस गाथा में क्या कहा ये बताया है। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, इस प्रकार इनमें गुण गुणी का संबंध है। वो बात आगे करेंगे। चलो हो गया।